हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द फ्लूइडिटी इन द सेल मेम्ब्रेन। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 में, उसमें हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आज के टॉपिक रहेंगे प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या मतलब है वो समझिएगा। आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, यानी एक ये ऊपर वाली लेयर है और एक ये नीचे वाली लेयर है। ये किसकी लेयर है? फॉस्फोलिपिड की। तो ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो इसमें अगर आप यहां से इसको ऐसे करके कट कर दे, तो अगर आप ऊपर का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका जो कंपोजिशन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। यानी इससे ऊपर का जो स्ट्रक्चर या कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा और इससे नीचे का जो स्ट्रक्चर या कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, यानी सिमेट्रिकल नहीं है। अगर इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को अगर आप बीच में से काट दें, ऊपर का स्ट्रक्चर और नीचे का स्ट्रक्चर, यानी कि जो सरफेस ईएसएफ की तरफ होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा, और जो स्ट्रक्चर आईसीएफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ होगा, वो दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, वो कैसे है? एसिमेट्रिकल है। कैसे एसिमेट्रिकल है वो दिखते हैं। देखो आपको पता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, तो ये एक आउटर लेयर है। ये क्या है? आउटर लेयर है। मान लीजिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है तो ये आउटर लेयर है, और इसको हम मान लेते हैं क्योंकि ये इनर लेयर है, क्योंकि ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ है। अब देखो जो आउटर वाली जो लेयर है, फॉस्फोलिपिड की जो आउटर लेयर है, उसमें क्या होंगे? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होंगे, और फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में ये क्या होता है? पोलर हेड होता है। क्या होता है? पोलर हेड होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? नॉन पोलर टेल होती है। क्या होती है? नॉन पोलर टेल होती है। तो जो ये पोलर हेड होता है, जो ये पोलर हेड होता है, ये अपर लेयर में यानी आउटर लेयर में तो मिलके बना होता है फॉस्फोटाइडल कोलिन का। किसका? फॉस्फोटाइडल कोलिन का, या फिर स्फिग्नोमाइसिन का। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो आपकी जो आउटर वाली लेयर है या अपर लेयर है, इसमें जो फॉस्फोलिपिड का ये जो मॉलिक्यूल है, जिसमें ये पोलर हेड है और ये क्या है? नॉन पोलर टेल है। तो जो ये पोलर हेड है ये किससे मिलकर बना हुआ है? आउटर लेयर में। ये आउटर लेयर में मिलकर बना हुआ है फॉस्फोटाइडल कोलिन का और स्फिग्नोमाइसिन का। वहीं सिमिलरली अगर मैं इनर लेयर का पोलर हेड देखूं, क्या देखूं? इनर लेयर का पोलर हेड देखूं, तो इनर लेयर का जो पोलर हेड है वो मिलकर बना हुआ है फॉस्फोटाइडल सेरीन से और फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन से। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आ गया। ये इस तरीके से एसिमेट्रिकल हो गई कि ऊपर कंपोजिशन कुछ और है और नीचे की तरफ कंपोजिशन कुछ और है। एक तो इस तरीके से सिमेट्री पैदा होती है। दूसरा जो सिमेट्री पैदा होती है वो पैदा होती है कार्बोहाइड्रेट से। देखो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें आपको पता है 42% क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। 55% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और बाकी क्या पाया जाता है? रेस्ट क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड अदर। रेस्ट क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बेसिकली हम उसको शुगर भी बोलते हैं। और ये जो शुगर प्रेजेंट होती है ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साइड प्रेजेंट होती है। यानी जो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी जो शुगर्स प्रेजेंट होंगी वो यहां प्रेजेंट होंगी, आउटसाइड प्रेजेंट होंगी, इनसाइड प्रेजेंट नहीं होंगी। यानी जो आपकी शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताया था इसका जो फंक्शन होता है शुगर का, वो होता है एंटीजन रिकॉग्निशन, या फिर एज अ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, वो आप सेकंड लेक्चर देखिएगा, उसमें डिटेल में समझ में आएगा। तो एक तो इस तरीके से ये सिमेट्रिकल हो गया कि बाहर तो ये चीज है लेकिन अंदर की तरफ नहीं है, तो एसिमेट्री प्रोड्यूस हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, तीसरा जो एसिमेट्रिकल का रीजन ये है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, देखो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। देखो जैसे सपोज करिए कि ये क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। तो यहां पे एक तो मान लीजिए ये प्रोटीन प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको? इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये तो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, या फिर आप कह दीजिए ना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो पेरिफेरी पे भी प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से मान लीजिए यहां पेरिफेरी पे भी प्रेजेंट है इस तरीके से। तो ये है पेरिफेरल प्रोटीन। ये क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखो जो बाहर की पेरिफेरल प्रोटीन है, जो यानी वो पेरिफेरल प्रोटीन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड है, और वो पेरिफेरल प्रोटीन जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की साइड है, ये दोनों डिफरेंट होती हैं। यानी जो स्ट्रक्चर, जो कंपोजिशन या जो नेचर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रोटीन वाली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड जो पेरिफेरल प्रोटीन है उनका होगा, वही सेम चीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड की साइड जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगी उनका नहीं होगा। सिंपल भाषा में कहने का मतलब है कि ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है
ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ है, और दोनों का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती है, ठीक है, तो इनमें डिफरेंस होता है, तो इस तरीके से भी एसिमेट्री प्रोड्यूस होती है। चौथा जो चीज है वो है स्पेक्ट्रिन। देखो स्पेक्ट्रिन एक तरह का साइटोस्केलेटल एलिमेंट होता है, यानी वो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को या सेल को एक शेप प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होती हैं स्पेक्ट्रिन्स, ये सिर्फ आईसीएफ की तरफ पाई जाती है, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ पाई जाती है, यानी अब ये बाहर नहीं पाई जा रही, आउटसाइड नहीं पाई जा रही, इनसाइड की तरफ पाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं जो एसिमेट्री प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी इस सेल मेम्ब्रेन को बीच में से काट दिया जाए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को बीच में से काट दिया जाए, तो बाहर का जो नेचर होगा, आउटसाइड का जो नेचर, ईएसएफ की साइड का जो नेचर होगा वो अलग होगा, और आईसीएफ इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ का जो नेचर होगा वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। ये तो हमने बात की किसके बारे में, फ्लूइडिटी के बारे में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सॉरी, ये तो हमने बात की एसिमेट्री के बारे में, अब हम बात करते हैं थोड़ी फ्लूइडिटी के बारे में। किसके बारे में, फ्लूइडिटी के बारे में। चलिए फ्लूइडिटी के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, तो हम बात करेंगे फ्लूइडिटी के बारे में, ठीक है। चलिए, तो फ्लूइडिटी मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको सेकंड लेक्चर पढ़ाया था, तो सेकंड लेक्चर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था फ्लूइडिटी क्या होती है। तो फ्लूइडिटी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होती, मतलब एकदम रिजिड नहीं होती, उसका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड होता है, यानी थोड़ी सी फ्लूइडिटी होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लूइडिटी जो आती है वो किसकी हेल्प से आती है, वो आती है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की प्रेजेंस से, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की प्रेजेंस की वजह से। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, जैसे ये और ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती, स्ट्रिक्टली रिजिड नहीं होती, कैसी होती है, क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। अब इस क्वासी फ्लूइड नेचर होने का जो बेनिफिट जो है वो ये है कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं, यानी ये वाला इसकी पोजीशन ले सकता है, ये वाला इसकी पोजीशन ले सकता है, ये वाला इस वाले की पोजीशन ले सकता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटरल डिफ्यूजन। या फिर ये क्या कर सकते हैं, अपनी ही जगह पे रोटेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। और या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाली लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो नीचे वाली में चला जाए, लेकिन ये बहुत कम होता है, ये बहुत रेयर होता है, इसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांसेस में होता है कि ऊपर वाली मेम्ब्रेन ऊपर वाली जो लेयर है उसका मॉलिक्यूल नीचे वाले में चला जाए और नीचे वाले का ऊपर में आ जाए, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं, लेकिन ये रेयर होती है। तो ये सब क्या है, ये फ्लूइडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल ही मूव कर पाएंगे, यहां जो प्रोटीन होती है, सपोज करिए कि यहां पे कोई प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन भी क्या कर सकती है, इस तरीके से रोटेट कर सकती है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं वो उनकी कन्फर्मेशन में भी चेंज आते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ सकते हैं, वो भी रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, अगर ये रिजिड होती तो क्या ये पॉसिबल हो पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से। अब ये जो फ्लूइडिटी है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो फैक्टर्स देख लेते हैं। तो एक जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा फ्लूइडिटी होगी। रीजन क्या है कि टेम्परेचर होने की वजह से जो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर ज्यादा आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड जो चीज है, जो फ्लूइडिटी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोलेस्ट्रॉल के, यानी जितना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, फ्लूइडिटी कम होगी। अगर आपने सेकंड लेक्चर मेरा ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने आपको उसमें कोलेस्ट्रॉल पढ़ाया था, और कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल यहाँ बीच बीच में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होने का इसका रीजन क्या है कि ये मॉलिक्यूल से ये भाग ना जाए, ये मॉलिक्यूल जो है सेपरेट ना हो जाए। हमें फ्लूइडिटी तो चाहिए थी, लेकिन इतनी नहीं चाहिए थी कि ये सारे मॉलिक्यूल्स एकदम भाग जाएं, एक से एकदम दूर हो जाए। दूर हो जाएगा तो सेल की जो इंटीग्रिटी है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स थे, ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल थे, इनका फंक्शन क्या था, ये मेंटेन करके रखते थे सेल इंटीग्रिटी को। ये क्या करते थे, मेंटेन सेल स्ट्रक्चर या फिर सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते थे। ये मॉलिक्यूल्स भाग ना जाए उनको रोकते थे। तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतनी ज्यादा रिजिडिटी आएगी, ठीक है, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिजिडिटी आएगी। और जितनी ज्यादा रिजिडिटी आएगी यानी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कोई रिजिड हो, कोई चीज रिजिड है मतलब क्या है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है।
तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो वो बांध के रखेगा इन मॉलिक्यूल्स को, बांध के रखेगा तो रिजिडिटी ज्यादा होगी, और रिजिडिटी ज्यादा होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है उसमें ये पोलर हेड होता है और ये नॉन पोलर टेल्स होती हैं। ये जो टेल्स होती हैं ये देखो या तो मिलकर बनी हो सकती है, ये फैटी एसिड्स होती हैं। ये टेल्स क्या होती हैं, बेसिकली फैटी एसिड्स होती हैं। क्या होती हैं, फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड जो होती हैं दो तरह की हो सकती हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हो सकती हैं या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अगर ये फैटी एसिड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई हैं तो इनके अंदर फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये नॉन पोलर टेल्स हैं, क्या है ये नॉन पोलर टेल्स हैं, अगर ये नॉन पोलर टेल्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये केस कैसी होगी, इनके अंदर फ्लूइडिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है तो इनके अंदर फ्लूइडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपकी नॉन पोलर टेल्स हैं वो किस तरह के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। वो जो फैटी एसिड जो आपकी नॉन पोलर टेल्स हैं वो मिलकर बनी है किससे, फैटी एसिड से, और इस फैटी एसिड में कौन सा हाइड्रोकार्बन है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कम फ्लूइडिटी, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मोर फ्लूइडिटी। बात समझ में आ गई। अब डिपेंड एक चीज पे और करता है, दैट इज फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर, वो है कि जो लेंथ है, जो आपकी नॉन पोलर टेल्स हैं इनकी जो लेंथ है वो कितनी है। देखो अगर इनकी लेंथ ज्यादा होगी, क्या होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो इन टेल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो यहां लेंथ ज्यादा है, यहां लेंथ ज्यादा है, लेकिन यहां पे लेंथ कम है और यहां पे भी लेंथ क्या है, कम है। तो इन दो जगह पे लेंथ कम है, इन दो और ये दो जगह पे लेंथ ज्यादा है। तो जितनी नॉन पोलर टेल्स में लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा इनके अंदर इंटरेक्शन होगा, इनके अंदर उतनी ज्यादा रिजिडिटी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट में है तो इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे होगी रिजिडिटी। लेकिन यहाँ कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी लेंथ कम है, लेंथ कम है तो इंटरेक्शन कम है, और इंटरेक्शन कम है तो लूजली अटैच है, और लूजली अटैच है तो जो फ्लूइडिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फ्लूइडिटी डिपेंड करेगा जो आपकी नॉन पोलर टेल्स है, क्या है, नॉन पोलर टेल्स हैं, जो टेल जो है नॉन पोलर जो है इनकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेंथ कम होगी तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब इस फ्लूइडिटी जो हम इतना पढ़ रहे हैं इसके फायदे क्या होते हैं, तो इसका फायदा होता है एक्सोसाइटोसिस में। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है और इसके अंदर ये कोई पैकेज है और ये वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर डिफ्यूज करना है। तो ये जो पैकेज है ये पहले सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज करेगा, और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज तभी कर पाएगा जब सेल के अंदर कैपेसिटी होगी फ्लेक्सिबिलिटी की। जब सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी तो इसके साथ जुड़ पाएगा। अगर रिजिड होगी तो उसको स्पेस ही नहीं देगी। तो वो क्या करता है, ये जो चीज होती, ये जो बैग है हमारा, ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो पहले ये बैग इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूज होने के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तो होता है एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें हेल्प मिलती है। इसका अगर अपोजिट करें कि कोई भी चीज बाहर है, कोई भी चीज क्या है, बाहर है, और इसको हमको अंदर लेना है, तो पहले वो क्या करेगी, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी, और फ्यूज करके तब कहां चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साथ तो तभी फ्यूज करेगी ना जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो उसको जगह दे अपने साथ कंबाइन होने की। वो तभी हो पाएगा जब फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लूइडिटी हो। अगर रिजिड होगी तो स्पेस नहीं मिलेगा इसको ज्वाइन होने के लिए, और जब ज्वाइन होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो अंदर आने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। सेकंड है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प मिलती है। अब वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प कैसे मिलती है, अगर मान लीजिए कि सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है, और सेल डिवाइड करके क्या कर रही है, दो सेल बना रही है, सेल डिवीजन हो रहा है इस तरीके से। तो सेल डिवीजन होगा तो दो अलग सेल बनेंगी, और दो अलग सेल बनेंगी तो हमें मेम्ब्रेन थोड़ी बड़ी चाहिए। ये एक सिंगल सेल, जो एक सेल मेम्ब्रेन है अब ये दो सेल्स में डिवाइड होने जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इस सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ये दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी एक फ्लूइडिटी क्या करती है, हेल्प करती है। क्योंकि अगर स्पेस रहेगा तो नए फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हो जाएंगे और मेम्ब्रेन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी फ्लूइडिटी जो होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मेन फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिए, लाइक एक्सोसाइटोसिस, किसी भी वेस्ट सब्सटेंस को आउट निकालना, या एंडोसाइटोसिस, किसी इंपोर्टेंट सब्सटेंस को अंदर करना, बाहर से अंदर करना, आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है। और क्या फंक्शन होते हैं, अगर तो आपको पता है जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, किसी भी सेल की बाउंड्री है। अगर मान लीजिए ये कोई सेल है तो उसकी जो बाउंड्री है वही क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन उसका एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन करेगी।
कोई चीज किसी की बाउंड्री है तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, बाउंड्री का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। घर के अराउंड हम बाउंड्री लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। सेकंड इसका जो फंक्शन है वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब है कि बाहर कुछ भी हो, अंदर एंट्री उसी चीज की होगी जो इंपोर्टेंट है, जो क्या है, इंपोर्टेंट है, जरूरी है, सिलेक्टिव चीजें हैं। ऐसा नहीं कुछ भी अंदर आएगा, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो चीज इंपोर्टेंट है, सिर्फ उसी की एंट्री देना, ये कहलाता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, सिर्फ काम की चीजें अंदर आती हैं और वेस्ट चीजें बाहर जाती हैं। तीसरा एब्जॉर्प्टिव जो फंक्शन है, यानी जो अगर फूड वगैरह है, फूड है, ऑक्सीजन है, तो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। एक्सक्रिएटरी फंक्शन, अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ये भी किस, ये डिफ्यूजन भी कहां से होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। ये किस मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। और फॉस्फोलिपिड में जो आपकी गैसेस होती हैं O2 और CO2 ये डिसॉल्व हो जाती हैं, तो इनका इस फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के साथ ही क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। और अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है तो शेप भी प्रोवाइड करेगी सेल को। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी की बाउंड्री, घर अंदर कैसा भी हो, घर अंदर कैसा भी हो, अंदर घर कैसा भी बना हो, बाहर से आप क्या देखोगे कि ये ट्रायंगुलर शेप है। मान लीजिए अंदर कुछ भी हो, घर कैसा भी, तो डिटरमाइन कौन करता है, शेप कौन डिटरमाइन करता है, बाहर की बाउंड्री। तो सेल मेम्ब्रेन सेल की बाहर की बाउंड्री है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, शेप एंड साइज को भी मेंटेन करेगी सेल की। ठीक है। ये थे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिसेप्टर। तो वो समझिए कि रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा कि रिसेप्टर क्या होते हैं। ठीक है। तो सपोज करिए कि आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, सपोज करिए आपकी फॉस्फोलिपिड क्या है, बाइलेयर है। ठीक है। सो बिलीव दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब देखो यहां फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में क्या पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो सपोज करो कि ये क्या है, कोई रिसेप्टर है, ये क्या है, कोई रिसेप्टर है। अब देखो रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, रिसेप्टर वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो विच बाइंड एनी सब्सटेंस विद इट, विच बाइंड एनी स्पेसिफिक थिंग टू इट। वो क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक चीज को अपने से बाइंड करेंगे। तो मान लीजिए ये किसी चीज का रिसेप्टर था। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, मान लीजिए यहां पे कोई चीज है, कोई भी सब्सटेंस है पार्टिकुलर, ऐसा नहीं कुछ भी, इस हर चीज का एक अपना एक पर्सनल रिसेप्टर होता है। मान लीजिए कि ये किसी भी हार्मोन का रिसेप्टर है, ये मान लीजिए कोई हार्मोन है, ये कोई हार्मोन है और ये किसी हार्मोन का रिसेप्टर है। ठीक है, मान लीजिए कोई हार्मोन है और ये किसी हार्मोन का रिसेप्टर है। तो हार्मोन क्या करेगा, इस रिसेप्टर को जाके मैसेज देगा, यानी हार्मोन जो है वो किससे बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो मान लीजिए ये हार्मोन था, ये जो मान लीजिए हार्मोन था, किसी दूसरे कलर से बना देते हैं। सो सपोज करिए कि ये आपका क्या था, हार्मोन था। ठीक है, ये हार्मोन था, ये इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ। तो जैसे ही ये हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये रिसेप्टर क्या करेगा, इस सेल के अंदर एक मैसेज भेज देगा। क्या करेगा, सेल के अंदर इंफॉर्मेशन भेज देगा, कोई मैसेज भेज देगा। कौन सी मैसेज भेजेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन भेजेगा, जो ये हार्मोन कैरी करके लाया है, जो ये हार्मोन मैसेज कैरी करके लाया है, जो मैसेज ये हार्मोन कैरी करके लाया है, उसको ये रिसेप्टर यहां रिसीव करके कहां भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। तो रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर वो मैक्रोमोलिक्यूल है जो बाइंड करता है किसी स्पेसिफिक थिंग के साथ। अब ये स्पेसिफिक थिंग कुछ भी हो सकती है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, ठीक है, कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो किसी स्पेसिफिक थिंग के साथ बाइंड करता है और क्या करता है, एंड इट गिव्स सिग्नल टू बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो इसने क्या कर दी, इंफॉर्मेशन किसको दे दी, नीचे बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, एंड टू परफॉर्म फंक्शन। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन ये लेके आया था वो उसने रिसेप्टर को दे दी, और रिसेप्टर ने ये इंफॉर्मेशन किसको दे दी, इस सेल के अंदर, सेल के अंदर जो क्या था, बायोलॉजिकल सिस्टम था, उसको ये इंफॉर्मेशन दे दी। और ये बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, ये इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा।
तो ये क्या था, रिसेप्टर था। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा एंड अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। अच्छा, बेकार, बुरा कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।